नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, ये क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रख करके चलाई गई है और हम सभी सॉल्व कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन से भाषा विज्ञान के प्रश्न को। और इस क्रम में हम सभी 231 प्रश्नों को जो है पे पहुँचे हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि भाषा विज्ञान से टोटल इसमें 315 प्रश्न हैं और 231 पे हम सभी पहुँचे हैं। देखते हैं हमारा जो प्रश्न है, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ग्रामीण भाषा को, ऑप्शन सी है परिनिष्ठित भाषा को, ऑप्शन डी है कृत्रिम भाषा को। यूपी टीजीटी परीक्षा 2001 का बना हुआ प्रश्न है ये। प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो संस्कृत निष्ठ भाषा। टकसाली भाषा कहते हैं किसे, तो संस्कृत निष्ठ भाषा को, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। प्रश्न संख्या 332 नंबर का प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है गुजरात। प्रश्न पुनः पढ़ना चाहूँगी, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था, मतलब माना जाता है, किस राज्य में हुआ माना जाता है। तो ये गुजरात, किस राज्य में, गुजरात। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। अगला देखते हैं 233 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी, किसने की थी। ऑप्शन ए तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, बी है तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, सी है तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरि ने, डी है तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वीडी जत्ती ने। तो चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर बताना है। 233 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, बी बनेगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अब अगला देखेंगे 34 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है। शब्दानुशासन किसकी रचना है, हेमचंद्र की है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है, जो हमारा प्रश्न है, जो है हिंदी शब्दानुशासन से है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन हमारा ए है हेमचंद्र, बी है कामता प्रसाद गुरु, सी है किशोरीदास वाजपेयी, डी है धीरेन्द्र वर्मा। यूपी टीजीटी 2010 का बना हुआ ये प्रश्न है और ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शायद आप सभी जो है आंसर दे पा रहे होंगे, गेस कर पा रहे होंगे कि कौन सा सही है। तो हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी का है। किसका है, हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी का है। और ओनली शब्दानुशासन अगर हम हिंदी हटा दें तो शब्दानुशासन किसका हो जाएगा, हेमचंद्र का। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, थोड़ा सा इसमें जो है हेमचंद्र का शब्दानुशासन व्याकरण रचना पर आधारित है और थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदी शब्दानुशासन 1957 ईस्वी ग्रंथ की रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं। 1920 में कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ था। कौन, हिंदी व्याकरण किसका है, कामता प्रसाद गुरु का। कब हुआ था, 1920 में। और पंडित किशोरीदास वाजपेयी कृत शब्दानुशासन, जिसके विषय में हम सभी पढ़ रहे हैं, भाषा विज्ञान से संबंधित हिंदी व्याकरण है। किससे संबंधित है, भाषा विज्ञान से संबंधित है। ब्रज भाषा का व्याकरण, देखिए ब्रज भाषा का व्याकरण 1943 ईस्वी। राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी। वाजपेयी जी के अन्य व्याकरण ग्रंथ हैं। ठीक है, ब्रज भाषा का व्याकरण वाजपेयी जी का है और भाषा विज्ञान से संबंधित है ये हिंदी शब्दानुशासन। आगे हम देखेंगे 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और कितना प्रश्न हम लोगों ने किया, 234 से पहुँचे हैं। 35 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 से ग्रिम नियम का संबंध किससे है। ग्रिम नियम का संबंध किससे है, स्वनिम विज्ञान, बी है बोली विज्ञान, सी है अर्थ विज्ञान, डी है कोश विज्ञान। 235 नंबर का प्रश्न है, यूजीसी नेट सेकंड पेपर हिंदी जून 2009 में बना हुआ प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
235 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वनिम विज्ञान। क्या होगा? स्वनिम विज्ञान, यानी कि राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये जो है ध्वनि से संबंधित है। स्वनिम विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान से है, ठीक है। इसके प्रवर्तक जर्मन भाषा के विद्वान कौन है? याकोब ग्रिम है। कौन है? याकोब ग्रिम है। और ये 1822 ईस्वी में प्रकाश में आया था। कब आया था? 1822 ईस्वी में ये प्रकाश में आया। इस नियम का संबंध भारोपीय परिवार से है। किससे है? भारोपीय परिवार से है, ठीक है। और आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। 236 नंबर का प्रश्न है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए है रूप रचना, बी है ध्वनि, सी है इतिहास, डी है अर्थ, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इतिहास। क्या हो जाएगा? इतिहास। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, हरियाणवी या वांगड़ू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 37 नंबर का प्रश्न है, हरियाणवी या वांगड़ू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? कौन सी बोली किस अपभ्रंश से निकली है? ये हम सभी कई बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हीं में से एक प्रश्न ये भी बना है कि पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी नागरी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, ठीक है। तो 237 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई विकसित मानी जाती है। ग्वालियर की बोली है। 38 नंबर का प्रश्न है, ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। चारों में से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो ग्वालियर की बोली क्या है? बुंदेली है। क्या है? बुंदेली। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 39 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, सौरसेनी, पैसाची। इसमें से बताना है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। 39 नंबर का प्रश्न। तो ये सौरसेनी बहुत इजी सा प्रश्न है, सभी परिचित है इससे। सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश से है। आगे हम सभी देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा हम देख लेंगे इसे। हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। इसके अंतर्गत कितनी बोलियाँ आती हैं? 5 बोलियाँ। कितनी बोलियाँ? 5 बोलियाँ। खड़ी बोली कौरवी, जिसे कौरवी का नाम दिया गया है, यानी कि खड़ी बोली। हरियाणी, जिसे वागरू के नाम से जानते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये इतनी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश। आगे हम सभी देखेंगे 240 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, बी है पूर्वी हिंदी, सी है बिहारी हिंदी, डी है पहाड़ी हिंदी। 240। तो ये है पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। ये क्या है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 41 यानी कि 241। और ये पंक्तियां हैं कुछ और इनमें बताना है कि ये किस बोली में है। देखिए, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुम्हलाई हो, गंगा जमुन बिच रेती पर तुम्हें कैसे करचौ बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? इसमें बताना है बोली का है। अवधी का, ब्रज का, भोजपुरी का, कन्नौजी का। चारों ऑप्शन में से बताना है किसका है। तो ये बहुत ही चर्चित है, सभी परिचित भी होंगे इससे, है ना। अवधी का है। किस भाषा में है ये? अवधी भाषा में है। किसमें है? अवधी भाषा में है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 बोलियां हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, है ना। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी कि 3 बोलियां, ए बी सी। आगे हम सभी देखते हैं, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? 42 नंबर का प्रश्न है। कामता प्रसाद गुरु हमारा अगला ऑप्शन है, रामचंद्र वर्मा, सी ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी, डी ऑप्शन है किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? 242 नंबर का प्रश्न है। तो हिंदी का पाणिनि जो है कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु हमारे किस ऑप्शन में है? ए वाले ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? ए बन जाएगा। हिंदी का पाणिनि किससे कहा जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु को क्या कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि। आगे हम सभी देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं। हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रज भाषा का व्याकरण को हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है।
ये देखिए एक तथ्य और इम्पॉर्टेंट आ गया। हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किशोरीदास वाजपेयी के ब्रज भाषा का व्याकरण, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन में, आगे 2-3 क्वेश्चन के पहले था ये क्वेश्चन, ब्रज भाषा का व्याकरण किशोरीदास वाजपेयी का है। और अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने इसे क्या कहा है? हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण। क्या कहा है? हिंदी के व्याकरणों का व्याकरण कहा है। आगे हम देखेंगे 243 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? ऑप्शन है हमारा सरलता से क्लिष्टता की ओर, बी है जटिलता से सरलता की ओर, सी है भाव से विचारों की ओर, डी है विचारों से भाव की ओर। 243 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। तो इस प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो जटिलता से सरलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रत्येक भाषा का प्रमुख लक्षण यह है कि भाषा सदैव कठिनता से सरलता एवं स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, भाषा भाव तथा विचारों की क्या है? वाहिका है। आगे हम सभी देखेंगे जो है हमारा जो 44 नंबर का प्रश्न है, अंगिका किस राज्य की बोली है? ये प्रश्न कई बार बना है परीक्षा में। अंगिका किस राज्य की बोली है? तो बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। अंगिका 244 नंबर का प्रश्न है, तो डी है बिहार में। कहाँ की है? बिहार की है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। अगला हम सभी देखेंगे त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? 245 नंबर का प्रश्न है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? ब्रज, मैथिली, अवधी, भोजपुरी। तो हमें बताना है। 245 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 245, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मैथिली भाषा में है। किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 46 नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। थोड़ा सा है ये, हम लोग इसे पढ़ लेते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त अन्य उपभाषा मैथिली में भी हैं। इन्हें वासुदेव सिंह के नाम से भी जाना जाता था। त्रिलोचन शास्त्री हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रमुख कवि हैं और उनकी प्रमुख कृति धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन और अमोला, ये सारी रचनाएं भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे जो है पढ़ना चाहूँ। 246 नंबर का प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? है ना। 246 नंबर का प्रश्न है और इसमें चारों ऑप्शन में से हम सभी को बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सुनीत कुमार चटर्जी ने। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, उकार बहुला बोली मानी जाती है? अवधी, भोजपुरी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उकार बहुला बोली मानी जाती है। 47 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी। कौन सी है? छत्तीसगढ़ी उकार बहुला बोली मानी जाती है। 48 नंबर का प्रश्न है, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है? पाली भाषा की समय सीमा, 4 ऑप्शन है आप सभी के समक्ष और इसमें से करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। तो बी, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक मानी जाती है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। अब इसमें कौन सा माना जाता है जो देवनागरी में नहीं है? 249 नंबर का प्रश्न है, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतने प्रश्नों को देखा और आगे के प्रश्नों को हम अगली क्लास में देखेंगे और ये प्रश्न हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।